मेरा नाम काव्या है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। जिस रात मेरे अपने माता पिता ने मुझे पारिवारिक बिजनेस डिनर से बाहर निकाल दिया था, उस रात मुझे लगा था कि शायद मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, असलियत में वो रात मेरी असली जिंदगी की शुरुआत थी। वो रात जब मैंने फैसला किया था कि अब बस बहुत हो गया और अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, चाहे सामने मेरे अपने ही क्यों ना खड़े हों। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद मेरी कहानी किसी और की भी हिम्मत बढ़ा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी जो शुरू होती है उस भयानक रात से जब मेरे पिता ने पूरे रेस्टोरेंट में सबके सामने मुझे कहा था कि तुम्हारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। वो शाम थी 15 अप्रैल की, जब मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में हमारे परिवार का सालाना बिजनेस डिनर रखा गया था। मुझे याद है, मैंने उस दिन एक नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो मेरी दादी ने मुझे दी थी, और मैंने सोचा था कि आज शायद पिताजी मुझे भी बिजनेस की बातों में शामिल करेंगे, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उनकी बेटी हूं ना। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में पहुंची, मुझे एहसास हो गया कि शायद आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे देखा, वो नजर ऐसी थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। रेस्टोरेंट का माहौल बेहद शानदार था। चारों तरफ क्रिस्टल की झाड़ें लटकी हुई थीं। मेज पर सफेद मखमली मेजपोश बिछा था और हर प्लेट के पास सोने के रंग की चम्मच कांटे रखे हुए थे। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हमारे परिवार के सारे अहम लोग बैठे थे। मेरे पिताजी, रजत सिंघानिया, जो कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, वो सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाहिनी तरफ मेरी माँ, मीरा सिंघानिया, और बाईं तरफ हमारे परिवार के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर खन्ना बैठे हुए थे। मैं धीरे से अंदर गई और मैंने सोचा कि मैं चुपचाप जाकर किसी कोने की कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने एक खाली कुर्सी की तरफ बढ़ना शुरू किया, तभी मेरे पिताजी की आवाज गूंजी। और दोस्तों, वो आवाज इतनी तेज और सख्त थी कि पूरा रेस्टोरेंट एकदम से शांत हो गया। काव्या, रुको, उन्होंने कहा, और मैं वहीं जम गई। मेरे हाथ में मेरा छोटा सा पर्स था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पिताजी खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में वो सख्ती थी जो मैंने बचपन से देखी थी, लेकिन आज वो और भी ज्यादा तीखी लग रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा, और उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, पिताजी, ये तो हमारा फैमिली डिनर है ना, तो मैं भी आई हूं। लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और बोले, नहीं काव्या, ये फैमिली डिनर नहीं है, ये हमारा बिजनेस डिनर है। और यहां सिर्फ वो लोग बैठते हैं जो कंपनी में निवेश करते हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैंने चारों तरफ देखा तो सभी लोग मुझे घूर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, और मेरी माँ बस चुपचाप बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने फिर से कोशिश की और कहा, पिताजी, लेकिन मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं। मैं भी तो आपकी बेटी हूं। लेकिन इससे पहले कि पिताजी कुछ बोलते, मेरी माँ ने आवाज लगाई और बोली, काव्या, बेटा, ये जगह इन्वेस्टर्स के लिए है, समझदारी दिखाओ और यहां से चली जाओ। उनकी आवाज में कोई प्यार नहीं था, कोई ममता नहीं थी, बस एक ठंडापन था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने अपने भाई अर्जुन की तरफ देखा, जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था, लेकिन उसने भी मुझसे नजरें चुरा लीं, जैसे मैं कोई अजनबी हूं। उस पल मुझे समझ आ गया कि यहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहां मुझे कोई नहीं चाहता। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोका, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग मुझे कमजोर समझे। मैंने अपना पर्स कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही मुंबई की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई
और मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ी होकर रो पड़ी। दोस्तों, वो रोना सिर्फ दुख का नहीं था, वो गुस्से का था, वो अपमान का था, और सबसे बड़ी बात, वो एक ठान लेने का था कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। उस रात मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इन लोगों को दिखा दूंगी कि काव्या सिंघानिया कोई कमजोर लड़की नहीं है, और जो मुझे आज इस तरह बेइज्जत कर रहे हैं वो एक दिन मुझसे माफी मांगेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल में यहीं से शुरू होती है। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मेरा कमरा एकदम खाली और सुनसान लग रहा था। मैंने अपनी नीली साड़ी उतारी और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में मैंने अपने आप को देखा तो मुझे अपनी आंखों में वो आग दिखाई दी जो उस शाम जल उठी थी। मैं अपने बेड पर बैठ गई और मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे अपने माता पिता ने मुझे इस तरह बेइज्जत किया? क्यों उन्हें लगता है कि मेरा उनकी कंपनी में कोई हक नहीं है? और दोस्तों, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे अपने बचपन में जाना पड़ा, क्योंकि असल में ये सब कुछ आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है, जब मैं 5 साल की थी तब एक दिन मेरे पिताजी अपने ऑफिस से घर आए थे और उन्होंने मेरे भाई अर्जुन को गोद में उठाया था और कहा था कि एक दिन ये लड़का हमारी पूरी कंपनी को संभालेगा। ये हमारा वारिस है। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझे नहीं पता था कि वारिस क्या होता है, लेकिन मैंने देखा था कि पिताजी की आंखों में अर्जुन के लिए कितना प्यार और गर्व था। मैं भी उनके पास गई थी और कहा था, पिताजी, मैं भी तो हूं ना, मैं भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन पिताजी ने सिर्फ मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा था और कहा था, बेटा, तुम लड़की हो, तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है, बिजनेस तो अर्जुन ही संभालेगा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे पता चलता है कि वहीं से मेरे दिल में एक दर्द शुरू हो गया था, जो आज तक बढ़ता ही गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे और भी ज्यादा एहसास होने लगा कि मेरे परिवार में मेरी कोई अहमियत नहीं है। जब मैं 10वीं क्लास में थी, तब एक दिन स्कूल से घर आई थी और मैंने बहुत खुशी से बताया था कि मुझे गणित में पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं और मैं टॉप पर हूं। मेरी माँ ने बस एक नजर मुझ पर डाली थी और कहा था, अच्छा है, लेकिन ये मत भूलना कि एक लड़की के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है अच्छे संस्कार और घर का काम। दोस्तों, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता गर्व महसूस करें, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरी तरफ, जब अर्जुन की परीक्षा में अच्छे नंबर आते थे तो पूरे घर में जश्न मनाया जाता था। उसके लिए गिफ्ट्स लाए जाते थे और पिताजी उसे लेकर बाहर डिनर करने जाते थे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि और भी आगे बढ़ता गया। जब मैं 12वीं में थी तो एक दिन घर पर पिताजी का एक बहुत बड़ा बिजनेस मीटिंग था, जिसमें बहुत सारे निवेशक और पार्टनर्स आए हुए थे। मैं भी वहां बैठना चाहती थी, क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत दिलचस्पी थी और मैं समझना चाहती थी कि ये सब कैसे काम करता है। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में गई, माँ ने मुझे रोक दिया और कहा, काव्या, तुम अंदर मत जाओ, ये मर्दों की बातें हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा, माँ, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, मुझे भी जानना है। लेकिन माँ ने सख्ती से कहा, नहीं काव्या, तुम जाकर रसोई में मेरी मदद करो, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता बनाना है। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं रो पड़ी थी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता था। दोस्तों, ये सिर्फ एक या दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही घटनाओं से भरी पड़ी थी। हर बार जब मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कोई ना कोई मुझे पीछे खींच लेता था। हर बार जब मैं अपनी बात रखना चाहती थी, मुझे चुप करा दिया जाता था। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये सब मेरे अपने परिवार वाले कर रहे थे, वो लोग जिनसे मुझे सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं हार नहीं मानी। मैंने पढ़ाई जारी रखी और मैंने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। मुझे उम्मीद थी कि अब शायद पिताजी मुझे कंपनी में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उसके 3 दिन बाद ही
मेरे पिताजी ने घर पर एक बैठक बुलाई और सबके सामने ऐलान किया कि अर्जुन को अब कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और वो धीरे धीरे कंपनी की सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। मैं वहीं बैठी थी और मेरा दिल टूट गया था। उस वक्त अर्जुन ने अभी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। वो अभी कॉलेज में ही था, लेकिन फिर भी उसे कंपनी में जगह मिल गई और मुझे, जिसने बिजनेस में डिग्री ली थी, मुझे कुछ नहीं मिला। उस दिन मैंने पिताजी से सवाल किया था। मैंने कहा था, पिताजी, मैंने भी तो बिजनेस पढ़ा है, मुझे भी तो कंपनी में मौका दीजिए। लेकिन पिताजी ने बहुत ठंडे लहजे में कहा था, काव्या बेटा, ये कंपनी बहुत बड़ी है और यहां बहुत जिम्मेदारी है जो एक लड़की नहीं संभाल सकती। तुम घर पर रहो और अपनी शादी की तैयारी करो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी पढ़ाई सब बेकार हो गई। मैं अपने कमरे में गई और घंटों रोती रही। लेकिन उसके बाद मैंने एक फैसला किया कि अगर मेरे परिवार वाले मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। मैंने चुपचाप एक नौकरी ढूंढनी शुरू की और कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की जॉब मिल गई। जब मैंने घर पर बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो माँ ने कहा था, ये तुमने क्या किया? काव्या, लोग क्या कहेंगे कि सिंघानिया परिवार की बेटी नौकरी कर रही है। लेकिन मैंने उस दिन पहली बार अपनी माँ से बहस की थी और कहा था, माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने फैसले खुद लूंगी। उसके बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी जीने लगी थी। नौकरी करते करते मुझे 3 साल हो गए और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने फाइनेंस के बारे में सीखा, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में समझा और सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखा कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। मैंने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और उसे निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई। लेकिन इस दौरान घर पर चीजें और भी बदतर होती जा रही थीं। मेरे पिताजी और माँ हर महीने मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता लेकर आते थे और कहते थे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं किसी भी रिश्ते के लिए मना कर देती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में चली जाए। मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करना चाहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। मैं ऑफिस से घर लौट रही थी और रास्ते में मुझे एक बुक स्टोर दिखा। मैंने सोचा कि चलो, थोड़ा टाइम है तो अंदर चलकर देखती हूँ। वहां मुझे एक किताब मिली जिसका टाइटल था, कैसे बने अपनी कंपनी के मालिक। मैंने वो किताब खरीदी और घर आकर पढ़नी शुरू की। उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी दोस्तों। उसमें लिखा था कि कोई भी कंपनी उसकी चलाता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, और अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपका उस कंपनी में हक बनता है। मैंने सोचा कि काश मेरे पास भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के शेयर होते तो शायद पिताजी मुझे भी अहमियत देते। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ एक ख्याल था। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये ख्याल मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसके कुछ दिनों बाद एक शाम मैं घर पर थी और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। मैं किचन में थी और अचानक मुझे उनकी आवाजें सुनाई दी। अर्जुन अपने दोस्तों से कह रहा था कि यार, मेरे पिताजी तो मुझे पूरी कंपनी देने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कंपनी में असली ताकत तो बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की है। उसका एक दोस्त बोला, हाँ यार, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास तो सबसे ज्यादा शेयर है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा था, नहीं यार, असल में पिताजी के पास सिर्फ 30% शेयर है। बाकी शेयर तो और लोगों के पास है, जिनमें से 20% तो किसी ट्रस्ट के नाम पर है जिसके बारे में किसी को ठीक से पता नहीं है। ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने सोचा कि ये ट्रस्ट क्या है और इसके पास इतने शेयर कैसे हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई
और मैं पूरी रात सोचती रही कि आखिर ये ट्रस्ट क्या है। अगले दिन मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की और मुझे पता चला कि हमारे परिवार में एक ट्रस्ट है जो मेरी दादी ने बनाया था। जब कंपनी शुरू हुई थी, वो ट्रस्ट कंपनी के कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें भी कंपनी में हिस्सा मिल सके। लेकिन पिछले 20 सालों में उस ट्रस्ट को किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो बस कागजों में रह गया। मुझे ये भी पता चला कि उस ट्रस्ट के शेयरों का कंट्रोल एक बैंक के पास है और वो बैंक सिर्फ ट्रस्टी की परमिशन से ही कोई फैसला ले सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि उस ट्रस्ट की ट्रस्टी कौन थी। ये जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो ट्रस्टी मैं थी। जी हाँ दोस्तों, मेरी दादी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि उस ट्रस्ट की ट्रस्टी उनकी सबसे बड़ी पोती यानी मैं काव्या सिंघानिया रहूंगी। ये जानकारी मुझे एक पुरानी फाइल में मिली जो मेरे दादाजी के पुराने कागजों में रखी हुई थी। मैंने उस फाइल को खोला तो उसमें पूरी डिटेल थी कि कैसे मेरी दादी ने वो ट्रस्ट बनाया था और क्यों बनाया था। दादी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जो मेरे नाम थी। उस चिट्ठी में लिखा था, काव्या बेटा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो कि वक्त आ गया है। मैंने ये ट्रस्ट तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे परिवार में लड़कियों को वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम इस ट्रस्ट का इस्तेमाल करो और अपने हक के लिए लड़ो। ये शेयर तुम्हारे हैं और तुम्हें पूरा हक है कि तुम इन्हें जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। लेकिन याद रखना बेटा, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और मुझे विश्वास है कि तुम सही फैसला लोगी। दोस्तों, उस चिट्ठी को पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी मुझे कितना समझती थी और उन्होंने मेरे लिए कितना सोचा था। उस दिन के बाद मैंने पूरी तरह से रिसर्च शुरू कर दी। मैंने उस बैंक से संपर्क किया जहां ट्रस्ट के शेयर रखे हुए थे और मैंने अपनी पहचान साबित की। बैंक के मैनेजर ने मुझे पूरी जानकारी दी कि कैसे वो शेयर काम करते हैं और मैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि उस ट्रस्ट के पास सिंघानिया इंडस्ट्रीज के 20% शेयर हैं और अगर मैं चाहूं तो उन शेयरों को बेच भी सकती हूं या फिर उन्हें किसी और को ट्रांसफर भी कर सकती हूं। दोस्तों, ये सुनकर मेरे दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा हर कदम सोच समझ कर हो। अगले कुछ महीनों तक मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मैंने देखा कि कैसे मेरे पिताजी कंपनी चला रहे हैं, कौन कौन से फैसले ले रहे हैं और कंपनी की हालत क्या है। मुझे पता चला कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पिताजी कुछ गलत फैसले ले रहे थे जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था जो बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं थे और उन्होंने कुछ पुराने वफादार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो लोग उनकी हां में हां नहीं मिलाते थे। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये वो कंपनी थी जिसे मेरे दादाजी और दादी ने इतनी मेहनत से बनाया था और अब उसे बर्बाद किया जा रहा था। एक दिन मैंने अपने ऑफिस के एक सीनियर से बात की जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। मैंने उन्हें पूरी स्थिति बताई और पूछा कि अगर कोई बड़ा शेयर होल्डर अपने शेयर बेच दे तो कंपनी पर क्या असर होता है। उन्होंने समझाया कि अगर कोई बड़ा शेयर होल्डर अचानक अपने शेयर बेचता है तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और इससे कंपनी की साख पर भी असर पड़ता है। साथ ही बोर्ड मेंबर्स और दूसरे निवेशक घबरा जाते हैं और वो भी अपने शेयर बेचने लगते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई चतुराई से ये काम करे तो वो पूरी कंपनी के पावर बैलेंस को बदल सकता है। दोस्तों, उस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में एक पूरा प्लान बन गया, लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रही थी सही वक्त का। और फिर वो रात आई 15 अप्रैल की, जब मुझे उस बिजनेस डिनर से बाहर निकाला गया। वो रात जिसने मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। जब मैं उस रात घर लौटी तो मैंने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं।
अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं। मैंने अपना लैपटॉप खोला और उस बैंक को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में मैंने लिखा कि मैं काव्या सिंघानिया, जो कि सिंघानिया फैमिली ट्रस्ट की ट्रस्टी हूं, मैं चाहती हूं कि आप तुरंत सारे शेयर बेचने की तैयारी शुरू कर दें। मैं चाहती हूं कि कल सुबह 10 बजे तक सारी होल्डिंग्स बेच दी जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे भेजी जाए। दोस्तों, जब मैंने वो ईमेल भेजा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके बाद कोई वापसी नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत की और सेंड बटन दबा दिया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बस घड़ी देखती रही और सोचती रही कि कल क्या होगा। सुबह 8 बजे मेरा फोन बजा और बैंक मैनेजर का फोन था। उन्होंने कहा, मैम आपका निर्देश मिल गया है, लेकिन क्या आप वाकई में ये करना चाहती हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका असर बहुत बड़ा होगा। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं। आप बस मेरे निर्देश का पालन कीजिए। बैंक मैनेजर ने कहा, ठीक है मैम, हम 10 बजे तक सारे शेयर मार्केट में बेच देंगे और आपको रिपोर्ट भेज देंगे। फोन रखने के बाद मैं अपनी बालकनी में खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। मुंबई की सुबह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान चल रहा था। मैं जानती थी कि अब जो होगा वो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 10 बजे मेरा फोन फिर से बजा और बैंक मैनेजर ने कहा, मैम, काम हो गया है, सारे शेयर बेच दिए गए हैं और मार्केट में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में अचानक से 15% की गिरावट आ गई है और सारे न्यूज चैनल्स पर यह खबर चल रही है। दोस्तों, वो सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैं बाहर से बिल्कुल शांत थी। मैंने कहा, थैंक यू, और फोन रख दिया। फिर मैंने अपना टीवी चालू किया और सच में हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के शेयरों में अचानक बड़ी गिरावट आई है और मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल है। एंकर बोल रहे थे कि किसी बड़े शेयर होल्डर ने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो शेयर होल्डर कौन है। मैं टीवी देख ही रही थी कि अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो वो अर्जुन का फोन था। मैंने फोन उठाया और अर्जुन चिल्ला रहा था, काव्या, तुम टीवी देख रही हो? क्या हो रहा है? हमारी कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे हैं। पिताजी पूरी तरह से पैनिक में हैं और सब लोग पागल हो गए हैं। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं देख रही हूं। और अर्जुन ने कहा, तुम इतनी शांत कैसे हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, अर्जुन, मुझे बाद में फोन करो, अभी मैं बिजी हूं, और फोन काट दिया। दोस्तों, उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये मेरे परिवार की कंपनी है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। दोपहर तक स्थिति और भी खराब हो गई। न्यूज में ये आने लगा कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और कंपनी के चेयरमैन रजत सिंघानिया को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सदमा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को इस्तीफा देना पड़े। मैं बस चाहती थी कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन अब जो हो रहा था वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। शाम तक मुझे पता चला कि पिताजी घर आ गए हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। मैं अपने कमरे में थी और मैंने दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अभी किसी से सामना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया और पिताजी की आवाज आई, काव्या, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो पिताजी अंदर आए और उनके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी दोनों साफ दिख रहे थे। उन्होंने कहा, काव्या, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? हमारी कंपनी के शेयर क्रैश हो गए हैं और किसी ने 20% शेयर बेच दिए हैं। मैंने बहुत शांति से कहा, हाँ पिताजी, मुझे पता है, मैंने न्यूज में देखा। पिताजी ने कहा, तुम्हें पता है वो शेयर किस ट्रस्ट के थे? मैंने कहा, नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों, मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पिताजी को पता चल गया है। पिताजी ने कहा, वो शेयर तुम्हारी दादी के ट्रस्ट के थे और उस ट्रस्ट की ट्रस्टी तुम हो। अब मुझे बताओ कि तुमने ये शेयर क्यों बेचे? उस पल मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैंने वो शेयर इसलिए बेचे क्योंकि आपने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। आपने हमेशा मुझे कमतर समझा और कल जब आपने मुझे उस डिनर से बाहर निकाला तो मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, लेकिन आपने मुझे कभी वो अहमियत नहीं दी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। पिताजी ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने हमारी पूरी कंपनी को खतरे में डाल दिया है। अब बोर्ड मेंबर्स मुझ पर सवाल उठा रहे हैं और निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। मैंने कहा, पिताजी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत फैसले ले रहे थे। आप कंपनी को सही तरीके से नहीं चला रहे थे। पिताजी को मेरी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता? दोस्तों, उस पल मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने पहली बार अपने पिताजी से ऊंची आवाज में बात की। मैंने कहा, पिताजी, मुझे बिजनेस के बारे में पता है क्योंकि मैंने बिजनेस पढ़ा है। मैं 3 सालों से एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूं और मैंने पिछले महीनों में आपकी कंपनी के हर फैसले को ध्यान से देखा है। आपने जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है वो सब घाटे के सौदे हैं और आपने जिन लोगों को नौकरी से निकाला है वो कंपनी के सबसे वफादार लोग थे। ये कंपनी दादाजी और दादी ने बनाई थी और आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरते रहे और फिर कमरे से बाहर चले गए। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी। अगले दिन मुझे बैंक से एक और कॉल आया और उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने मेरे शेयर खरीदे हैं उनमें से ज्यादातर कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं जो पिछले सालों में नौकरी से निकाले गए थे। साथ ही कुछ छोटे निवेशक भी हैं जो लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कभी अहमियत नहीं दी गई। दोस्तों, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब कंपनी सही हाथों में जाएगी। बैंक मैनेजर ने यह भी बताया कि अब कंपनी के बोर्ड में एक नई मीटिंग होने वाली है जिसमें यह तय किया जाएगा कि कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होगा। मैंने पूछा कि क्या मुझे भी उस मीटिंग में बुलाया जाएगा? तो उन्होंने कहा, हाँ मैम, आप ट्रस्टी हैं तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। 3 दिन बाद वो मीटिंग हुई और मुझे भी बुलाया गया। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि ये मेरी पहली बोर्ड मीटिंग थी। मैंने एक फॉर्मल ब्लैक सूट पहना और अपने बाल बांधे और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब मैं बोर्ड रूम में पहुंची तो वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ मैं जानती थी और कुछ नए चेहरे थे। मेरे पिताजी भी वहां थे, लेकिन उन्होंने मुझसे आंख नहीं मिलाई। मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहले कंपनी के सीएफओ ने बताया कि पिछले हफ्ते जो हुआ उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। फिर उन्होंने बताया कि अब कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट बदल गई है और सबसे बड़े शेयर होल्डर्स अब वो लोग हैं जो पहले कंपनी के कर्मचारी थे या छोटे निवेशक थे। फिर बोर्ड के एक मेंबर ने खड़े होकर कहा कि अब हमें एक नए चेयरमैन की जरूरत है क्योंकि मौजूदा चेयरमैन के फैसलों की वजह से कंपनी मुश्किल में आ गई है। ये सुनकर मेरे पिताजी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर एक और मेंबर ने कहा कि हमें ऐसे किसी को चेयरमैन बनाना चाहिए जो कंपनी के हर किसी की परवाह करता हो, ना कि सिर्फ बड़े निवेशकों की। और दोस्तों, फिर जो हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। एक बुजुर्ग सज्जन जो पहले कंपनी में सीनियर मैनेजर थे और पिछले साल रिटायर हुए थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं काव्या सिंघानिया को नए चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेट करता हूं। मुझे विश्वास है कि वो कंपनी को सही दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, मैं ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा नाम लेगा। बाकी लोगों ने भी मेरा समर्थन किया और बोले कि काव्या ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था और उन्होंने दिखाया कि
वो कंपनी के बारे में सोचती हैं। मेरे पिताजी ने विरोध किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है। काव्या के पास कोई अनुभव नहीं है, वो कंपनी नहीं चला सकती। लेकिन उस बुजुर्ग सज्जन ने कहा, रजत जी माफ करना, लेकिन आपके पास 40 साल का अनुभव है, फिर भी आपने कंपनी को इस हालत में ला दिया। कभी कभी अनुभव से ज्यादा जरूरी होता है सही सोच और ईमानदारी। ये बात सुनकर पूरे रूम में खामोशी छा गई और मेरे पिताजी कुछ नहीं बोल सके। फिर वोटिंग हुई और दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन 70% लोगों ने मेरे पक्ष में वोट किया। उस दिन मैं काव्या सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की नई चेयरपर्सन बन गई। मीटिंग के बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हार का एहसास था। उन्होंने कहा, काव्या, तुमने जो किया वो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, पिताजी, मैंने वो किया जो सही था, और अगर आपने मुझे समय पर इज्जत दी होती तो शायद ये सब नहीं होता। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस वहां से चले गए। मुझे उस पल बहुत अजीब लग रहा था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने अपना हक पा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने अपना परिवार खो दिया है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं अब सिर्फ काव्या नहीं थी, बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी। मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले उन सारे लोगों को वापस बुलाया जिन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया था। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अब कंपनी में हर किसी को बराबर का सम्मान मिलेगा। फिर मैंने उन प्रोजेक्ट्स को बंद करवाया जो घाटे के सौदे थे, और नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो सच में फायदेमंद थे। धीरे धीरे कंपनी की हालत सुधरने लगी और 3 महीनों में ही हमारे शेयर प्राइस फिर से बढ़ने लगे। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं साबित कर रही थी कि एक लड़की भी कंपनी चला सकती है। लेकिन घर की स्थिति अभी भी बहुत खराब थी। मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते थे, मेरी माँ ने भी मुझसे बोलना बंद कर दिया था, और अर्जुन तो मुझे देखते ही नजरें घुमा लेता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा कि घर में फिर से कोई बिजनेस डिनर की तैयारी हो रही है। मैंने माँ से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि आज फिर से निवेशकों की मीटिंग है। मैंने कहा, लेकिन माँ, अब तो मैं कंपनी की चेयरपर्सन हूं, तो मुझे भी तो बताना चाहिए था। माँ ने कहा, तुम चाहो तो आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी खुश नहीं होंगे। मैंने सोचा कि चलो आज देखते हैं कि क्या होता है। शाम को जब डिनर शुरू हुआ तो मैं भी वहां पहुंच गई। वही रेस्टोरेंट था जहां से मुझे कुछ महीने पहले बाहर निकाला गया था। दोस्तों, जब मैं अंदर गई तो सब लोग मुझे देखकर चुप हो गए। मेरे पिताजी की आंखों में फिर से वही गुस्सा था, लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सीधे मैन टेबल की तरफ गई और जहां पहले पिताजी बैठते थे उस कुर्सी पर बैठ गई। सब लोग हैरान थे और पिताजी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, काव्या, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने बहुत शांति से कहा, पिताजी, मैं वो कर रही हूं जो मेरा हक है। मैं अब इस कंपनी की चेयरपर्सन हूं और मुझे यहां बैठने का पूरा अधिकार है। फिर मैंने सब लोगों की तरफ देखा और कहा, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी में बहुत बदलाव आए हैं। हमने गलत प्रोजेक्ट्स बंद किए हैं, सही लोगों को वापस लाया है, और अब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ रही है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने मिलकर फैसले लिए ना, कि एक इंसान के हाथ में सारी ताकत दी। आज से सिंघानिया इंडस्ट्रीज सिर्फ एक परिवार की कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि ये उन सब लोगों की कंपनी होगी जो इसमें काम करते हैं, जो इसमें निवेश करते हैं, और जो इसके भविष्य की परवाह करते हैं। दोस्तों, मेरी बात सुनकर कुछ लोगों ने तालियां बजाईं और कुछ लोग खुश नजर आए, लेकिन मेरे पिताजी और माँ का चेहरा देखने लायक था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। उस रात के बाद घर की स्थिति और भी बिगड़ गई। पिताजी ने मुझसे साफ कह दिया
कि अगर मैं कंपनी में काम करना चाहती हूं तो मुझे घर छोड़ना होगा, क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं घर छोड़ दूंगी। मैंने अपना सामान पैक किया और एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी माँ रसोई में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अर्जुन अपने कमरे में था और उसने भी बाहर आकर नहीं देखा। दोस्तों, उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपना परिवार हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूं। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। एक तरफ मैं कंपनी को संभाल रही थी और दूसरी तरफ अपनी नई जिंदगी को सेटल कर रही थी। कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती थी तो मुझे अपने परिवार की याद आती थी और मैं रो पड़ती थी। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती थी कि जो मैंने किया वो सही था, और अगर मैंने ये नहीं किया होता तो शायद मैं पूरी जिंदगी उनकी कठपुतली बनकर रह जाती। कंपनी में चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं। हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, नए मार्केट्स में एंट्री की, और सबसे बड़ी बात, हमने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं शुरू की। मैंने एक पॉलिसी बनाई कि कंपनी में काम करने वाली हर महिला को बराबर का वेतन मिलेगा और उन्हें भी लीडरशिप में मौका दिया जाएगा। धीरे धीरे कंपनी की साख बाजार में फिर से बढ़ने लगी और हमारे शेयर प्राइस नई ऊंचाइयों को छूने लगे। 1 साल बीत गया और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ काव्या सिंघानिया नहीं थी, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन थी, जिसके बारे में मैगजीन्स में आर्टिकल लिखे जा रहे थे। एक दिन मुझे एक बिजनेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और मुझे उस अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया। दोस्तों, वो रात मेरे लिए बहुत खास थी, क्योंकि मुझे यंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जब मैं स्टेज पर गई और वो ट्रॉफी अपने हाथों में ली तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई, जिन्होंने मेरे लिए वो ट्रस्ट बनाया था। मैंने अपनी स्पीच में कहा कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं का है जो अपने हक के लिए लड़ती हैं, जो समाज और परिवार के दबाव के बावजूद अपने सपने पूरे करती हैं। उस रात जब मैं घर लौटी तो मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेरी माँ की आवाज आई। दोस्तों, 1 साल बाद पहली बार माँ ने मुझसे बात की थी। माँ ने कहा, काव्या, मैंने तुम्हारा अवार्ड टीवी पर देखा। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप सुनती रही। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ कर सकती हो। शायद हमने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया। उनकी आवाज में पछतावा था और मुझे लगा कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। मैंने कहा, माँ, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, लेकिन मुझे आज भी दुख है कि मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ा। माँ ने कहा, काव्या, मैं माफी चाहती हूँ। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और शायद अब तुम्हारे पिताजी को भी ये एहसास होने लगा है। हमने बात की और फिर माँ ने फोन रख दिया, लेकिन उस रात मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंची और जब मैंने पिताजी को बेड पर लेटे देखा तो मेरा दिल टूट गया। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे और उनके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं थी। मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ा। पिताजी ने आंखें खोली और मुझे देखा। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, काव्या, तुम आ गई। मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैं आ गई। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी तुम्हें वो सम्मान नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मैं सोचता था कि सिर्फ लड़के ही बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम मुझसे भी बेहतर हो। दोस्तों, उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं इतने सालों से इसी एक बात के लिए तरस रही थी कि मेरे पिताजी मुझे पहचाने, मुझे समझें। मैंने कहा, पिताजी, आप ये सब मत कहिए, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। पिताजी ने कहा, नहीं काव्या, मुझे कहना है। मैंने अपनी जिद में अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ, तुम वापस घर आओ। मैंने कहा, पिताजी,
मैं कभी गई ही नहीं थी। मैं हमेशा आपकी बेटी रही हूँ। बस आपने मुझे देखा नहीं। उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक बात करते रहे और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब हमारे बीच की दूरियां कम हो रही हैं। पिताजी कुछ हफ्तों में ठीक हो गए और उसके बाद चीजें धीरे धीरे सुधरने लगीं। पिताजी ने खुद कहा कि अब कंपनी मेरी जिम्मेदारी है और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करने का वादा किया। माँ भी मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करने लगी और अर्जुन ने भी माफी मांगी। उसने कहा कि उसे हमेशा से पता था कि मैं उससे ज्यादा काबिल हूं, लेकिन उसने कभी ये बात मानी नहीं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मेरा परिवार मुझे समझ पाया, लेकिन मुझे ये भी दुख था कि इसके लिए इतना कुछ करना पड़ा। लेकिन शायद कभी कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है, और मैंने वही किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उस रात जब मुझे बिजनेस डिनर से बाहर निकाला गया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल नहीं, बल्कि सबसे अच्छा पल था। क्योंकि उस रात मुझे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो। आज मैं जो हूं वो उसी रात की वजह से हूं। आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारे कर्मचारी खुश हैं, हमारे निवेशक खुश हैं, और सबसे बड़ी बात, कंपनी में अब हर किसी को बराबर का सम्मान मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैंने वो पॉलिसी बनाई है कि कंपनी के हर फैसले में कर्मचारियों की राय ली जाएगी और कोई भी फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं लेगा। दोस्तों, मेरी इस कहानी से मुझे जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये है कि सम्मान किसी को मिलता नहीं है, बल्कि उसे अर्जित करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो चुप मत बैठिए, खड़े होइए और अपनी आवाज उठाइए। चाहे सामने आपके अपने ही क्यों ना खड़े हों, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि जब आप लड़ें तो समझदारी से लड़ें। गुस्से में आकर कोई फैसला मत लीजिए, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाइए। मैंने भी वही किया। मैंने पहले सब कुछ समझा, फिर अपना प्लान बनाया और फिर उसे एग्जीक्यूट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझिए। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आज मेरी कंपनी में 50% लीडरशिप पोजीशंस पर महिलाएं हैं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। मैं चाहती हूं कि हर लड़की को वो मौका मिले जो मुझे नहीं मिला था। मैं चाहती हूं कि कोई भी लड़की ये ना सोचे कि वो किसी से कम है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। मैंने अपनी कंपनी में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें हम गरीब परिवारों की लड़कियों को बिजनेस की पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। मुझे लगता है कि अगर मुझे ये ताकत मिली है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं दूसरों की मदद करूं। और दोस्तों, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। मेरे पिताजी अब भी कभी कभी मुझसे बिजनेस की बातें करते हैं और अपनी राय देते हैं, लेकिन अब वो मुझ पर अपनी राय थोपते नहीं हैं, बल्कि मेरी बात भी सुनते हैं। माँ अब मुझ पर गर्व करती हैं और अपनी सहेलियों को बताती हैं कि उनकी बेटी कितनी सफल है। अर्जुन ने भी अब कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब वो मेरे अंडर काम करता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि लीडरशिप लिंग से नहीं, बल्कि काबिलियत से आती है। आज हमारा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं। कुछ महीने पहले हमने फिर से एक बिजनेस डिनर रखा था, उसी रेस्टोरेंट में जहां मुझे पहली बार बाहर निकाला गया था। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। इस बार मैं मैन टेबल पर बैठी थी और सब लोग मेरी बात सुन रहे थे। मैंने उस डिनर में सबसे कहा कि ये वो जगह है जहां मुझे 1 साल पहले कहा गया था कि मेरा यहां बैठने का कोई हक नहीं है, लेकिन आज मैं यहां हूं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं लड़की हूं या सिंघानिया परिवार की हूं, बल्कि इसलिए
कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। मैंने अपनी काबिलियत से साबित किया है कि मैं यहाँ बैठने लायक हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर वो इंसान जो आज यहाँ बैठा है वो ये याद रखे कि सम्मान पाने के लिए सिर्फ पैसा या पावर काफी नहीं है, बल्कि सही काम करना और सही फैसले लेना भी जरूरी है। उस रात सबने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया और मेरे पिताजी की आंखों में मैंने पहली बार गर्व देखा। दोस्तों, आज जब मैं अपनी कहानी आपको सुना रही हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि शायद मेरी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो प्लीज चुप मत बैठिए। अपनी आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपका हर कदम सोच समझकर होना चाहिए। गुस्से में आकर कुछ भी करना सही नहीं है, बल्कि शांत दिमाग से सोचना और फिर फैसला लेना सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी खुद पर शक मत कीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बस जरूरत है तो अपनी उस ताकत को पहचानने की। मैं आज भी कभी कभी उस रात के बारे में सोचती हूँ जब मुझे डिनर से बाहर निकाला गया था, और मुझे हंसी आती है, क्योंकि उस रात मेरे माता पिता ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने मुझे कमजोर समझा था। उन्होंने सोचा था कि मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक सोई हुई शेरनी को जगा दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें यह देखना भूल गए थे कि उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अपनी बेटी के पास इतनी बड़ी ताकत है जो पूरी कंपनी के पावर बैलेंस को बदल सकती है। और जब उन्हें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज वो समझ गए हैं और हमारे रिश्ते पहले से बेहतर हैं। आज मेरी उम्र 27 साल है और मैं पिछले 2 सालों से सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन हूं। हमारी कंपनी का टर्नओवर पिछले 2 सालों में दोगुना हो गया है और हम अब इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहे हैं। मैंने पिछले साल एक और कंपनी शुरू की है जो सिर्फ महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की सर्विस देती है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के पास अपना पैसा हो, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी और अपने लिए खुद फैसले ले सकेंगी। ये वही सबक है जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है और मैं चाहती हूं कि दूसरी महिलाएं भी ये सीखें। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरा सफर अभी जारी है। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, नए सवाल आते हैं, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही परिवार से लड़ी है और जीती हूं, तो अब कोई भी चुनौती मुझे नहीं डरा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये साबित कर दिया है कि एक लड़की किसी से कम नहीं है। वो भी उतनी ही ताकतवर है, उतनी ही काबिल है। बस उसे मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और शायद कुछ हिम्मत भी मिली होगी। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस आपको धैर्य रखना है और सही वक्त का इंतजार करना है। और जब वो वक्त आए तो बिना डरे अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मैंने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही और भी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहिए। धन्यवाद।